नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का किया उद्घाटन। एक दशक में परिवारों का मासिक खर्च 2 गुना से अधिक हुआ। NSSO के सर्वे में खुलासा। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का हर तबका कर रहा है लगातार विकास। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च 1430 रुपए से बढ़कर 2022-23 में 3773 रुपए प्रति माह हो गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में किसानों का चल रहा है ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता राकेश टिकैती ने कहा कि हम नए तरीके से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। IIT जोधपुर के रिसर्चर ने खोजा ईंधन का सस्ता विकल्प। उद्योग क्षेत्र को मिलेगा फायदा। इस तकनीक से बिना किसी ईंधन के अधिक हाइड्रोजन का होता है उत्पादन, जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से अगले 5 साल में 700 लाख टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। योजना के तहत देश भर में हजारों वेयरहाउस और गोदाम बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कृषि क्षमता को मजबूत करने के लिए अनाज भंडारण योजना आरंभ की है। इसके तहत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की आधारशिला भी रखी गई। इसका मकसद नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से जोड़ना है। पहले देश में भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आयात और निर्यात तथा कृषि संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। बहुराज्यीय सहकारी समितियां एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। ये कृषि, टेक्सटाइल, पोल्ट्री और मार्केटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। किसान उत्पादक संगठन FPO सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने का निर्णय लिया गया है। देश के किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कृषि ऋण समितियों व कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया था। इनका किसानों को फायदा भी मिल रहा है। किसानों को इनके माध्यम से सस्ते ब्याज पर कर्ज, खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। विशाल भंडारण सुविधाओं से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन करके पैक्स का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का हर तबका लगातार विकास कर रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी पर भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से विशेष ध्यान दिया गया, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट बताती है कि देश के ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग क्षमता में वृद्धि हुई है। 2011-12 से 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय दुगना से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च 1430 रुपए से बढ़कर 2022-23 में 3773 रुपए प्रति माह हो गया है। बनासकांठा एक ऐसा जिला जहां निचले जलस्तर के कारण कर्जदार खेती से किसान बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में कुछ पढ़े लिखे प्रगतिशील किसान आगे आए और जल संचयन की अनूठी मुहिम चलाई। 5 युवाओं ने अपने खेत में एक विशेष तालाब बनाया और जब पहली बारिश हुई तो आसपास के खेतों और नदियों का सारा पानी तालाब में चला गया। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन की पहुंचाने के लिए फुट वाल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वाल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। ये शिक्षित किसान दूसरों को जल संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। ये दृश्य ही जिले की जल संचयन की उपलब्धि को बताने के लिए काफी है। 2 साल पहले डिसा तालुका के किसानों ने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया और अब वो फसल उगाने के लिए उस फार्म टैंक के पानी का उपयोग करते हैं। इससे इन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दरअसल अनियमित और अपर्याप्त वर्षा वाले बनासकांठा जिले में साल 2015 और 17 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया। इतनी भारी बारिश से भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि किसानों को 1200 फीट के 4 बोर करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था। तब डीसा तालुका के आनंद भाई और प्रगतिशील किसानों की एक टीम ने अपने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा का पानी इसमें जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे। और फिर इसी तर्ज पर कुछ और खेत तालाब भी बनाए गए, जिससे जिले के 700 किसानों ने अपने खेतों में 700 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित कर तीनों मौसमों में खेती की और समृद्धि के उच्चतम स्तर को हासिल किया। इससे उन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। एना माटे मैं जल संचय टीम बनावी, जेमां प्रतापभाई जाट छे, मुकेशभाई, दशरथभाई, रमेशभाई नो साथ सहकार मळ्यो। ए अनुसंधाने 2021-22 में अमे 200 जेटली खेत तलावड़ीओ खेडूतो जोड़ेथी बनावी। साथे साथे बोर रिचार्ज अने कुवा रिचार्जनो अभियान पण चलाव्यो। पहला वर्षे 1200 जेटला खेडूतोए बनासकांठाना खेडूतोए बोर रिचार्ज कर्यो। एना पछी 2023 में आ जे अभियान छे अने पूर जोरथी चलाव्यो। ए अंतर्गत बनासकांठा एकलामां 700 जेटली खेत तलावड़ीओ बनी अने समग्र गुजरात अने दक्षिण राजस्थान में पण घणा बधा खेडूतोए खेत तलावड़ी बनावी। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वाल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वाल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। जल संचय टीमनी प्रेरणा और मार्गदर्शन थी मैं एक खेत तलावड़ी बनावी छे अने आ खेत तलावड़ी में संपूर्ण वरसादी पानी संग्रह करवामां आवे छे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज की भी नई पद्धति को अपनाया और अपने बोरिंग के पास गड्ढा करके उसमें कंकड़, पत्थर और रेता डालकर वर्षा जल से बोरिंग को रिचार्ज किया। इससे स्वच्छ जल एकत्रित होने लगा और भूजल स्तर गिरने की समस्या खत्म होने लगी। नतीजा, जिले के कई किसानों के जीवन में विकास की एक नई सुबह हुई। ये दिसा तालुक के मालगढ़ गांव की झील है। झील के पानी को बिना मोटराइजेशन के ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है।
बोर रिचार्ज, फुटवॉल और टिलर से किसानों को इतना फायदा हुआ है कि आज डिसा तालुक के लक्ष्मीपुरा गांव के 80% किसानों ने बोर रिचार्ज पद्धति को अपना लिया है और भूजल स्तर को गहराई तक जाने से रोक दिया है। आज बनासकांठा के किसान कर्ज से मुक्त हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा है। बनासकांठा से श्वेता यादव और सरफराज नागोरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जेवर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च चल रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर खापो कर्मचारी एसोसिएशन और व्यापारी संगठन की पंचायत हुई, जिसमें आज से किसान मोर्चा और कल से नेशनल हाईवे 152D के नीचे मोर्चा लगाने का ऐलान किया गया था। किसान नेता राकेश टिकैती ने कहा कि हम नए तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे, जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे, उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है, तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया, जिससे सरकारें बात सुने। भारत में लगातार हो रहे अनुसंधानों के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक ऐसा अनुसंधान किया है जो ईंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की नींव साबित हो सकता है। आईआईटी जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा ने बायोजेट फ्यूल तैयार किया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के जैसी गुणवत्ता ही है और ये ईंधन बायो वेस्ट यानी कि पेड़ पौधों, पत्तियों और खेतों के वेस्ट और मेडिकल वेस्ट से तैयार किया गया है। क्या है इसमें खास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मिलिए आईआईटी जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा से, जिन्होंने बायोजेट फ्यूल तैयार किया है। इस फ्यूल की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल और डीजल के जैसी ही गुणवत्ता है और ये बायो वेस्ट यानी पेड़ पौधे और पत्तियों के वेस्ट और मेडिकल वेस्ट से तैयार किया गया है। जो भी बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट है, नॉन एडिबल ऑयल्स हैं, इन सब ऑयल्स को आयरन और सिलिका एल्यूमिना, जो कि क्ले का एनालॉग है, उसके साथ ट्रीटमेंट करके अंडर हाइड्रोजन प्रेशर इसको बायोजेट फ्यूल में कन्वर्ट किया। पूरी दुनिया में एनर्जी का मुख्य स्रोत फ्यूल यानी ईंधन है। बढ़ते विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या वृद्धि, जिसके साथ बढ़ते संसाधनों के उपयोग ने पूरी दुनिया में ईंधन की प्रतिदिन की खपत को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को कम किया जाए और इसके लिए वैकल्पिक ईंधन तैयार किया जाए। पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा खपत ट्रांसपोर्टेशन में होती है, चाहे वो निजी रूप से इस्तेमाल में आने वाली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल और ईंधन की गुणवत्ता रखने वाले ईंधन को लेबोरेटरी में तैयार करना सुनने में असंभव सा लगता है, पर इस असंभव को संभव कर दिखाया है जोधपुर आईआईटी के इन शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने बायोजेट फ्यूल को अपनी लैब में तैयार किया है। इसका पेटेंट भी आईआईटी जोधपुर ने करवा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प है इसको तैयार करने का तरीका। इसमें मेडिकल वेस्ट, घरों से और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे और खेतों में निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जैसे पराली, जो अधिकतर प्रदूषण का कारण बनती है, जगह जगह मौजूद कूड़े के पहाड़ जैसे वेस्ट मटेरियल से ये बायोजेट फ्यूल तैयार हुआ है। बायोफ्यूल ईंधन में एक क्रांतिकारी नवाचार है। इस ईंधन को फाइटर जेट से लेकर पैसेंजर प्लेन तक के फ्यूल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
जोधपुर से श्याम सिंह देवड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 में 12,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की उम्मीद है, जबकि लक्ष्य 13,813 किलोमीटर का है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर, 2020-21 में 13,327 किलोमीटर, 2021-22 में 10,457 किलोमीटर और 2022-23 में 10,331 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। मंत्रालय ने जनवरी 2024 के अंत तक 7,685 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कौन से प्रमुख विचार पीएम मोदी ने साझा किए, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को नमन करने के साथ मन की बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। पीएम ने नमो ड्रोन दीदी का जिक्र किया और कहा कि कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि गांव देहात की महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी। कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृ शक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण और नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में देश की महिलाएं कमाल का काम कर रही हैं। केमिकल से हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने-कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है, तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत ही प्रेरणादायी है। मातृशक्ति ने दिखा दिया कि समुचित अवसर मिलने पर विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मछुआरों की मौत होने की स्थिति में मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कोलकाता न्यू टाउन में विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में 13वें भारतीय मत्स्य पालन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परषोत्तम रुपाला ने कहा कि सरकार ने देश के मछुआरों के लिए अनेक बीमा योजनाओं की शुरुआत के लिए अनेक पहल की हैं। सरकार उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी करेगी। उन्होंने कहा कि देश में 3 करोड़ मछुआरा परिवार है और देश की तटीय रेखा 8,000 किलोमीटर लंबी है। मछली का निर्यात और इस उद्योग का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए का है और सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का है। रुपाला ने बताया कि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने मत्स्य उद्योग और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 38,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि आजादी के बाद 2014 तक इस क्षेत्र के लिए कुल 3,680 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
बिहार के किसान गेहूं में दीमक के लक्षण दिखाई देने पर गेहूं की फसल में जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। यहां सरसों की खेती कर रहे किसान सरसों में एफिड का प्रकोप दिखाई देने पर आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। बिहार में मक्का की खेती कर रहे किसान इस समय सिंचाई करें। साथ ही यहां अरहर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। बिहार में आम और लीची के बागों को मीली बग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, ककड़ी, लौकी और करेला की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा के किसान इस समय धान की नर्सरी लगा सकते हैं। ओडिशा में किसान मूंग और मटर की 90% फलियां पकने की अवस्था में ही इनकी तुड़ाई करें। तुड़ाई के बाद इन्हें अच्छे से भंडारित जरूर कर लें। ओडिशा में गेहूं की फसल में धब्बा रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। ओडिशा में काली मिर्च की फसल में पत्ती पर धब्बे दिखाई दें तो किसान पत्तियों पर दवाओं का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई के 25 से 30 दिन बाद नाइट्रोजन डालें। ओडिशा के किसान इस मौसम में काबुली चने की ज्यादा सिंचाई से बचें। यहाँ काबुली चने में खस्ता, फफूंदी के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़कें। ओडिशा में बैगन में तना छेदक कीट के प्रबंधन के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के लक्षण दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। ओडिशा में टमाटर के रोगग्रस्त पौधों को अलग हटा दें। साथ ही टमाटर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। वहीं टमाटर में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कोरोना काल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अतुलनीय योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने आयोजित प्रदर्शनी में पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों, रिसाइकिल करके बनाए गए कपड़ों से जुड़ी प्रदर्शनी को देखा। एक्सपो में दुनिया भर के 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश दमन में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और जम्मू कश्मीर का विकास के विषय पर ये सलाहकार समिति की बैठक रखी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी परिसर के जुड़े एक मामले में बेहद बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने ये फैसला लिया है।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। ये सत्र 1 मार्च तक चलेगा। सरकार 27 फरवरी को बजट पेश करेगी। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया कि बजट 27 को सदन में लाया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रक्षा उत्पादकों के साथ अहम समझौते किए हैं। डीआरडीओ ने प्रमुख रक्षा उत्पादकों के साथ 23 लाइसेंसिंग समझौते किए। समझौते पुणे में डीआरडीओ द्वारा आयोजित एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर न पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कुछ न कुछ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वे एजेंसियों के सामने जाने से कतराते हैं। हरियाणा आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। झज्जर डीएसपी शमशेर सिंह ने कहा कि हर तरह के सीसीटीवी कैमरों की मदद से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए 5 टीमों का गठन कर लिया गया है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के थिंक टैंक व सक्रिय सदस्य रहे हनीफ शेख को 22 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी महाराष्ट्र में भेष बदलकर उर्दू स्कूल में पढ़ा रहा था। वे ये वर्ष 2001 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज यूएपीए व राजद्रोह के मामले में वंचित था। वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए भारत सहित 5 देश इंटरपोल चैनलों का उपयोग करेंगे। इनमें बाकी 4 देश बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। ये मिलकर तस्करों के सरगनाओं पर कार्रवाई करेंगे। एक दूसरे से खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने राहत कार्य को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना प्रत्तीपाड़ू मंडल में पदलेमा मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच चल रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का